चलिए प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक आपको दिख रहा है। इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था स्टिचोमेट्री डिफेक्ट, और आज का जो वीडियो है वो है नॉन स्टिचोमेट्री डिफेक्ट। स्टिचोमेट्री डिफेक्ट मतलब स्टिचोमेट्री मतलब होता क्या, आपको मैंने पहले बताया था कि स्टिचोमेट्री मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज स्टिचोमेट्री, या फिर आप दूसरा कह सकते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन इन द आयनिक क्रिस्टल। यानी कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसमें अगर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट है। उसमें बहुत सारा डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे स्टिचोमेट्री। अब नॉन स्टिचोमेट्री का सीधा सा मतलब है कि एनी आयनिक क्रिस्टल इन विच पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन आर नॉट प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो। मीन्स वो जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयन है आयनिक क्रिस्टल में, जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन उसका जो रेशियो है वो प्रॉपर रेशियो में नहीं है। मतलब पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर सकता है या फिर नेगेटिव आयन इंक्रीज कर सकता है, मतलब जो रेशियो है वो इक्वल नहीं हो सकता। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको देते हैं, जैसे सपोज दैट ये हो गया आपका FeO। FeO का मतलब क्या हो गया कि इसमें आयरन मान लीजिए 1:1 है। मान लीजिए आपके पास में आयरन है 100 आयन आयरन का है और 100 आयन, यानी कि आपका सपोज दैट यहाँ पे हो गया आपका Fe2+ NO डबल माइनस। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो, जैसे मान लीजिए 100 Fe2+ आयन है, 100 O डबल माइनस आयन है। अब इसमें से हम 10 Fe+ और 10 O- निकाल देते हैं, तो आपका हो जाएगा 90 Fe2+ एंड 90 O-। अगर आप देखते हैं तो रेशियो कितना है, पहले रेशियो था 1:1, अभी भी रेशियो कितना है 1:1। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी जा रहा है वो किसमें जा रहा है, स्टिचोमेट्री में जा रहा है। लेकिन सपोज दैट अगर हमने Fe2+ न हमने 10 रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन कितना रिमूव किया, ऑक्सीजन हमने सिर्फ 5 रिमूव किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 95। तो आयरन 90 एटम्स है और जो आपका ऑक्साइड आयन है वो कितना है 95 है। अगर अब आप रेशियो निकालेंगे तो ये जो रेशियो होगा वो 1:1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो आपको मिलेगा दैट इज द नॉन स्टिचोमेट्री, मींस इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दैट इज कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्री। अब वही नॉन स्टिचोमेट्री डिफेक्ट में हमको दो टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है, जिसमें से एक आपका आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आता है मेटल डिफिशियंस डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अभी हमको पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने आपको बताया कि जनरली मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द एल्कली हैलाइड। एल्कली हैलाइड मींस जस्ट लाइक लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो एल्कली हैलाइड में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें से आपको लिथियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है या फिर पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। यहां पे मैंने सपोज दैट एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है। अब यहां पे आपको दिया हुआ है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि पॉजिटिव आयन किसका है और नेगेटिव आयन किसका है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि पॉजिटिव लिथियम है या सोडियम है या फिर पोटेशियम है, और नेगेटिव तो ऑलरेडी तीनों में कॉमन है, आपको दिख रहा है कि नेगेटिव Cl- है। लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन आप लिथियम भी ले सकते हो, सोडियम भी ले सकते हो या फिर पोटेशियम भी ले सकते हो। लेकिन याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव आयन ले रहे हैं, यानी कि जो भी मेटल ले रहे हो, उसी मेटल के वेपर में इस क्रिस्टल को क्या करना है, हीट करना है। क्वेश्चन यहां पे उठता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होता है, जनरली मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन द नेचर इन द सॉलिड स्टेट। ये आपको पता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ज्यादातर आपके नेचर में कौन से स्टेट मिलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलते हैं, यानी कि वो सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। अब आपको पहले बताया जा चुका है कि आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि 1 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय द 6 नेगेटिव आयन एंड 1 नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय द 6 पॉजिटिव आयन इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। रीजन क्या है, जैसे आप सपोज दैट ये पॉजिटिव आयन है तो इसके अगल बगल कितने नेगेटिव आयन दिख रहे हैं आपको, 4 नेगेटिव आयन दिख रहे हैं, और एक ऊपर की तरफ नेगेटिव आएगा और एक पीछे की तरफ नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव आयन है, दिस पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय द 6 नेगेटिव आयन।
दिस नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय द 6 पॉजिटिव आयन, मींस यहां पर एक नेगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है और एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव से सराउंडेड होता है। ओके, क्वेश्चन यहां पर है कि सपोज दैट हमने एक आयनिक क्रिस्टल ले लिया, जिसमें से हमने कौन सा आयनिक क्रिस्टल लिया, सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल ले लिया। आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल होता है, काफी वो क्रिस्टल के फॉर्म में, बड़े बड़े से क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा। तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। अब सपोज दैट ये आपका सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, अब यहां पर हमने ले लिया सोडियम मेटल है यानी कि सॉलिड है, ये चेंज होगा किसमें, सोडियम गैस में। ओके, फिर वापस ये चेंज हो जाएगा Na+ प्लस E-। ओके, अब आपको यहां पर दिख रहा है कि ये आपका सोडियम मेटल है यानी सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद में फिर आपने उसको हीट किया तो सोडियम किस में चला गया, गैस के फॉर्म में चला गया। फिर उसके बाद वापस आपने हीट किया तो जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस, तो यहां पर Na गैस था तो इस चला गया आपका Na गैस पॉजिटिव आयन और E- में। क्लियर। अब ये जो वेपर है, ये वेपर यहां से निकलेगा, जब ये वेपर यहां से निकलेगा यानी Na+ का जो वेपर है वो यहां से निकलेगा, तो क्या होगा कि ये जो Na+ का वेपर है, आपको पता है कि Na+ का वेपर क्या होगा, हॉट होगा, और ये जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है ये कोल्ड होगा। तो जब हॉट कोल्ड के साथ मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में जो Na+ है वो इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हॉट से वो किस में जा रहा है, कोल्ड में जा रहा है। तो हॉट से कोल्ड में जाने पे क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। हॉट से अगर कोल्ड में जा रहा है कोई भी चीज तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे इसके सरफेस पे पॉजिटिव आयन मतलब Na+ आयन का डिपोजिशन हो जाएगा। अगर Na+ आयन का डिपोजिशन हो गया तो इसके सरफेस पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स किस पे इंक्रीज होगा, इसके सरफेस पे अट्रैक्शन फोर्स होगा नेगेटिव आयन का। अब नेगेटिव आयन क्या होगा कि अपने प्लेस से ये जो नेगेटिव आयन है वो हटेगा। जब अपने प्लेस से नेगेटिव आयन हटेगा तो ये पहुंच गया, यहां पे आपका नेगेटिव आयन पहुंच गया। मान लीजिए यहां से भी आपका नेगेटिव आयन रिमूव हो गया, यहां से नेगेटिव आयन रिमूव हो गया, वो आकर के यहां पर अरेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि on the deposition of Na+ ion on the surface of sodium chloride crystal, the attraction, the positive charge on the surface increase. Due to this reason, the attraction force of positive charge on negative charge increase. Due to this reason, the negative charge which are present inside the crystalline solid are remove their place and arrange in between the positive ion on the surface. Okay. अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि ये जो आपका स्पेस वैकेंट हो गया, इस वैकेंट स्पेस पे कौन आएगा, इस वैकेंट स्पेस पे आएगा जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये आपका आ जाएगा E-, ठीक है। तो यहां पर जो वैकेंसी हो रही है वो वैकेंसी हो रही है एनायनिक वैकेंसी, मतलब यहां पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, यहां पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो यहां से क्या रिमूव हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसे हम कहेंगे एनायनिक वैकेंसी। लेकिन ये एनायन कहां जाके एडजस्ट हो रहा है, अपर सरफेस पे एडजस्ट हो रहा है। अपर सरफेस पे कौन इंक्रीज कर रहा है, सोडियम। तो पहले मान लीजिए कि पहले क्या हो गया कि पहले मान लीजिए 100 Na+ था, जब आपने क्रिस्टल लिया था तो पहले 100 Na+ था और 100 Cl- था। जब आपने इसको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम मेटल के वेपर में जब आपने हीट किया तो कहीं ना कहीं सपोज दैट यहां पर 101 Na+ हो गया, लेकिन Cl- कितना रह गया, सिर्फ 100 Cl- रह गया। हमने सपोज किया है कि 10 Na+ यहां पर डिपॉजिट हुआ, पहले 100 Na+ था, 100 Cl- था, तो जो रेशियो था वो इक्वल था। लेकिन बाद में जब हमने इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम के वेपर में हीट किया तो सोडियम पॉजिटिव आयन इसके सरफेस पे डिपॉजिट हुआ। जब इसके सरफेस से सोडियम पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हुआ तो सोडियम आयन का जो परसेंटेज यानी जो अमाउंट है वो उसके सरफेस पे क्या किया, इंक्रीज किया। मान लीजिए आपने 10 इंक्रीज कर दिया, लेकिन Cl- आयन इंक्रीज नहीं हुआ, तो अब आपका Na+ हो गया 110 Na+ एंड Cl कितना हो गया 100 Cl-। पहले रेशियो क्या था 1:1, लेकिन अब रेशियो 1:1 नहीं है, बल्कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो सेम नहीं है, इम्प्रॉपर रेशियो हो गया, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का। इसी वजह से अब आप यहां इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि यहां पर कौन इंक्रीज कर रहा है, Na+ क्या है, मेटल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके साथ साथ इसको हम एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एनायनिक वैकेंसी मतलब यहां से क्या रिमूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसको एनायनिक वैकेंसी
डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन अरेंज हुआ, ये आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन अरेंज हुआ उसे कहते हैं एफ सेंटर। ठीक, एफ सेंटर मतलब होता है फारबेज जेंटर सेंटर, इट इज आल्सो नोन एज कलर सेंटर। ठीक है, तो ये जो आपका है ई माइनस यहाँ पर भी है, ई माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन वही अरेंज होगा जहां पे Cl माइनस रिमूव हुआ है, और Cl माइनस जहां से रिमूव हुआ वहां पे इलेक्ट्रॉन आया, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी आयनिक क्रिस्टल को जब हम ब्लू फ्लेम में हीट करते हैं तो कलर देता है। इस वजह से ये जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस प्लेस को हम कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर मींस फारबेज जेंटर सेंटर, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो इसी की वजह से आपके सोडियम क्लोराइड का, जब हम सोडियम क्लोराइड को ब्लू फ्लेम में बर्न कराते हैं तो हमको कलर मिलता है येलो कलर। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है कि ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लिथियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पे आपको लिथियम मेटल लेना है, अगर आप यहाँ सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पे आपको सोडियम मेटल लेना है, अगर आप इसको लेंगे पोटेशियम क्लोराइड तो यहाँ पे कौन सा मेटल लेना पड़ेगा आपको, पोटेशियम। यानी कि जो भी आयनिक सॉलिड ले रहे हैं उसी से रिलेटेड मेटल को उसके वेपर में हीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके साथ साथ डिफरेंट आयनिक सॉलिड शो डिफरेंट कलर इन द ब्लू फ्लेम। जैसे लिथियम क्लोराइड को जब आप ब्लू फ्लेम में बर्न कराते हैं तो इसका कलर आता है पिंक। सोडियम क्लोराइड को जब आप ब्लू फ्लेम में हीट करते हैं यानी कि बर्न करते हैं तो इसका कलर आता है येलो। और इसको पोटेशियम क्लोराइड को अगर करते हैं तो इसका आता है वायलेट या फिर पर्पल। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो आपका टॉपिक हुआ इसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब दूसरा हम एग्जांपल लेने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जिसमें आएगा जिंक ऑक्साइड। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, जिसमें आपका है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपको पता है कि इसमें आपका है Zn++ एंड O-। अभी जो रेशियो है 1:1 है, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो रेशियो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का वो है सेम। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन देयर रेशियो विल बी सेम, देन यू कैन से दैट इट्स सो स्टिचियोमेट्री। बट आफ्टर हीटिंग जब हम इसको हीट करते हैं तो होता क्या है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको पता है कि जिंक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है वो गैसेस स्टेट होता है और जिंक का सॉलिड स्टेट होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो सपोज दैट इसमें से सबसे पहले कौन निकलेगा, तो जिंक ऑक्साइड की जब हम हीट करेंगे तो इसमें जो निकलने वाला है वो कौन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन, सपोज दैट हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, एक्स ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये आपका हो जाएगा ZnO1 - X XO2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं Zn1 + XO। मतलब X के बराबर जितना X यानी जितना ऑक्सीजन बाहर गया है उतने ऑक्सीजन के बराबर जिंक क्या कर चुका है, इंक्रीज कर चुका। और हमने सपोज किया है कि सपोज दैट X के बराबर X के इक्वल में ऑक्सीजन बाहर गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि X जितना जिंक इंक्रीज कर जाएगा या फिर जिंक के कंपैरिजन में X जितना ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप ऑक्सीजन को डिक्रीज करने के लिए सोच रहे हैं तो ZnO1 - X लिख सकते हैं, या फिर आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका Zn1 + XO। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जिंक क्या हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है। तो इसको भी हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट में डालते हैं। एक बात आप अच्छी तरह जान लो कि जिंक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि जिंक ऑक्साइड जब वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसका जो रेशियो होता है वो प्रॉपर होता है, तो उसका जो कलर होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन जब आप इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन जब बाहर रिलीज हो जाते हैं, तो इसी जिंक ऑक्साइड यानी Zn1 + XO का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। अब हम आपको एक लास्ट पॉइंट डिफेक्ट में बताने वाले हैं जिसको हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे जो मेटल है वो नॉन मेटल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा, मतलब लेस अमाउंट में हो जाएगा। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दोज कंपाउंड इन विच
द मेटल शो वेरिएबल बैलेंसी, मतलब आपका जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है वो ऐसे कंपाउंड में दिखता है जिसमें मेटल की जो बैलेंसी है वो चेंजेबल हो सकता है, यानी कि वेरिएबल बैलेंसी हो सकता है, जिसमें से आपका हो सकता है Ni और हो सकता है Fe। आपको पता है Ni यहाँ पे 2+ भी हो सकता है या फिर 2+ भी हो सकता है, Ni 3+ हो सकता है और या फिर 3+ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए लेंगे वो एग्जाम्पल हम लेंगे Fe का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पहला एग्जाम्पल हो गया FeO, दूसरा भी हो गया FeO और तीसरा भी हो गया FeO, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाहर से या कहीं से भी आपको पता है कि आयरन का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑक्सीजन के पास, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन इज वेरी हाई। अगर बाहर से कोई ऑक्सीजन अटैक कर गया, बाहर से कोई ऑक्सीजन अटैक कर गया, या फिर ये भी हो सकता है कि FeO में से जो आयरन है वो किसी भी रीजन से, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन या तो अटैक कर सकता है उस कंपाउंड में, यानी कि FeO में बाहर से ऑक्सीजन अटैक कर गया, क्योंकि आपको पता है कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो बाहर से ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। या फिर जो आपका आयरन है वो किसी भी रीजन से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अगर वो किसी भी रीजन से बाहर चला गया है तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका FeO, ये 4 यहाँ पे FeO कितने दिख रहे हैं आपको, 4 FeO दिख रहे हैं, तो 4 FeO दिख रहे हैं जिसमें से एक आयरन अपने प्लेस से किसी भी रीजन से बाहर चला गया, यानी डिफेक्ट हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा Fe3O4, ठीक। अगर आप FeO यानी कि 4 FeO लेते हैं, तो 4 FeO लेते हैं, तो आपको मैंने बताया कि किसी भी रीजन से अगर आयरन बाहर चला गया तो ऐसे कंडीशन में अब आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Fe3O4, क्योंकि टोटल Fe की संख्या कितनी थी, 4 थी, जिसमें से एक Fe बाहर चला गया और 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अगर इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप सिंपल रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, पहले रेशियो क्या था 1:1, अब इसमें अगर रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो अब आपका रेशियो सिंपल रेशियो देखना है तो आप लिखेंगे 3:4, लेकिन आप 1 के अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.75:1। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयरन क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। लेकिन ये जो 0.75:1 है ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयरन क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयरन लेस हो चुका है, तो आयरन क्या है, मेटल है, तो मेटल है तो इसमें क्या डिक्रीज कर गया, नॉन मेटल के कंपैरिजन मेटल डिक्रीज कर गया, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। लेकिन ये इतना डिक्रीज नहीं होता है, इसका एक रेशियो होता है जो आपका अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें दोनों कंपाउंड प्रेजेंट हैं, जैसे FeO प्लस Fe2O3, ध्यान से देख लीजिए, इसमें दोनों कंपाउंड है, यानी कि जो आयरन बाहर चला गया, उसके प्लेस पर कुछ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कुछ आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब यहाँ पर अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 मिलेगा, और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका मतलब क्या है कि Fe3O4 में कुछ आयरन Fe2+ स्टेट में है और कुछ आयरन जो है वो Fe3+ स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एस्टिमेशन किया गया है कि ये जो मैंने आपको बताया 0.75:1 ऐसा नहीं होता, ये लगभग होता है FeO, जिसमें आपको रेशियो बताया जाता है 0.930 से लेकर के Fe 0.960। मतलब ये जो रेशियो हमने बताया वो काफी कम रेशियो बताया, ये हमने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताया, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयरन लेस है, लेकिन लेस है इसलिए हम इसको मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं, लेकिन इतना लेस नहीं है जितना कि हमने आपको एग्जांपल बताया, क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है आयरन में वो होता है FeO 0.93, Fe 0.93O से लेकर के Fe 0.96O तक हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि जो आयरन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस है, इसलिए हम इसको मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं। ओके, अभी जो डिफेक्ट था वो पूरी तरह से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकें, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड।
तो सॉलिड शो अमेजिंग रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मीन्स यहाँ पे जो आपकी बातें चल रही हैं अभी तक आपने जो पढ़ा वो मेटल के डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, अब आपको मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड शो अमेजिंग रेंज, वेरिएबल रेंज इन द कंडक्टिविटी, उसका जो रेंज है यानी कि सॉलिड का जो रेंज है, कंडक्टिविटी का जो सॉलिड का रेंज है यानी कंडक्टिविटी का जो रेंज है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी इज फ्रॉम द 10⁻20 to 10⁻7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। जो सॉलिड होता है, अभी कंडक्शन किसे कहते हैं आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे नहीं करे वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर। लेकिन जो रेंज है सॉलिड यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड का जो रेंज है, कंडक्टिविटी का जो रेंज है वो किसके बीच में है, 10⁻20 to 10⁻7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। अब इसी रेंज में आपको 3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, जिसमें से आपका कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा और इंसुलेटर होगा। अब जैसे सपोज दैट किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी यानी कि द कंडक्टिविटी एनी सॉलिड, द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड, कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड इन बिटवीन 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, यानी किसी भी सॉलिड की अगर कंडक्टिविटी 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में है, तो इसका मतलब है कि दैट सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी दैट सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्टर। ओके, मतलब किसी भी सॉलिड का जो कंडक्टिविटी रेंज है, मीन्स कंडक्टिविटी रेंज ऑफ एनी सॉलिड इन बिटवीन 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दैट सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी अगर वो सॉलिड कंडक्टर है तो उसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होगी वो 10⁻4 to 10⁻7 होगी। दूसरा, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड इन बिटवीन, कंडक्टिविटी ऑफ यानी आपका हो गया कंडक्टर हो गया। नंबर सेकंड, if the conductivity of any solid in between 10⁻⁻6 to 10⁻4, if the conductivity of any solid in between 10⁻6 to 10⁻4, that solid is called semiconductor, that solid is called semiconductor। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल कंडक्टिविटी है वो 10⁻6 है और फाइनल कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी भी आप किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी मेजर करते हैं और वो कंडक्टिविटी आ जाती है 10⁻7 to 10⁻4 के बीच में आ जाती है, तो उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। आपका थर्ड है, तो थर्ड में स्पेशली क्या है, conductivity of any solid in between 10⁻20 to 10⁻10. If the conductivity of any solid in between 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse and meter inverse, that type of solid is called insulator। रीजन उसका आपको दिख पा रहा है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वेरी लेस है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, वेरी लेस है, जिसकी वजह से ऐसे सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते, स्पेशली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10⁻4 to 10⁻7, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है, ऐसा सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर। दूसरा कंडीशन ये है कि इनिशियल कंडक्टिविटी क्या है, वो 10⁻6 है और फाइनल कंडक्टिविटी 10⁻4 है। इसका मतलब है कि ये इसकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और जो तीसरा टाइप है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस है 10⁻20 to 10⁻10, तो वो आपको किस में चला जाएगा, इंसुलेटर। एक बात ध्यान रखना है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मेटल की जो कंडक्टिविटी होगी वो बाय फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? एट नॉर्मल टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज नियरली 10⁻⁻6 -4 -3, मतलब
conductivity is very less at normal temperature. When we increase the temperature for the semi metal, their conductivity will be increased and reach to the 10⁴. मतलब जनरली आपको ये बताया जाता है कि जो मेटल की कंडक्टिविटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी है उसमें टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। आपने ऐसा देखा होगा कि जो सोलर पैनल होते हैं उसमें ज्यादातर सेमी मेटल का यूज किया जाता है, सेमी कंडक्टर का यूज किया जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लेस होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सीधा सा मतलब है कि सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक बैड कंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर कंडक्टिविटी विल बी आल्सो इंक्रीज। अब कंडक्टिविटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें बैंड थियरी का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जो बैंड थियरी है, बैंड थियरी इज जस्ट लाइक मींस बैंड थियरी इज टोटली डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। यानी कंडक्टिविटी को पूरी तरह से समझने के लिए, यानी कि मेटल की कंडक्टिविटी, सेमी मेटल की कंडक्टिविटी और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है उसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बैंड थियरी। तो बैंड थियरी जो है वो टोटली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।